स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सिंस यू आर हियर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आप यहीं पे अपने डाउट पेस्ट कर सकते हैं अभी चैट्स में। मेरे सामने आ गई आपकी चैट। चलिए, सो वेलकम SK, मनस्वी, संचारी, आयुष, करण, फोरम, गोस्वामी, अंजलि, आयुष। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि अभी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वहां पर कोई इशू आ रहा है आपको? किसी टॉपिक में कोई डाउट हो, स्ट्रेटजी वाइज कोई इशू हो, डू शेयर ओपनली। कोशिश हमारी यही रहेगी कि बिफोर 1 PM हम जितने हो सकते हैं सभी डाउट्स को हैंडल कर लें। ठीक है? कुछ डाउट्स ऐसे भी होंगे जो कॉमन होंगे, तो मैं एक ही साथ उनको हैंडल करता रहूंगा जिससे हम मैक्सिमम निकाल सकें इस सेशन का। चलिए, तो जैसे मनस्वी से एक क्वेश्चन आया, इज मैकियावेली थिंकर ऑफ मिडिवल एज और फर्स्ट मॉडर्न थिंकर? तो मनस्वी देखिए, एक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था, मैकियावेली एज अ ट्रांजिशनल थिंकर। ट्रांजिशनल थिंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली के व्यूज में आपको मिडिवल आइडियाज भी मिलेंगे और मॉडर्न आइडियाज का ग्लिम्स मिलेगा। अपनी बात को हमें आर्गुमेंट से, यू कैन से, प्रूफ करना होता है आंसर में। तो मिडिवल वाला आइडिया कौन सा है मैकियावेली में? जैसे, डू यू थिंक मैकियावेली इज कंसिडरिंग दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर? आंसर इज नो। मैकियावेली इज जस्टिफाइंग ऑथोरिटेरियनिज्म। Machiavelli is entrusting political power in the hands of ruler. Machiavelli is not considering कि लोगों के पास इतनी, you can say, capability है that they can actually understand what is good, what is bad. और यही आइडियाज क्या है? ये मिडिवल टाइम के आइडियाज हैं। जबकि मैकियावेली के आइडियाज में आपको जो सेक्युलरिज्म का आइडिया दिखता है, सेक्युलरिज्म इस वजह से बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। और आप सबको पता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का बेस आइडिया बना सेक्युलरिज्म। तो इस वजह से हम क्लियर कट एक नहीं कहेंगे कि मिडिवल है मॉडर्न है, हम कहेंगे कि दोनों का हमें कॉम्बिनेशन मैकियावेली के व्यूज में दिखता है। क्लियर है? आयुष के पूछ रहे हैं, सर इज सोशल डार्विनिज्म रिलेटेड टू प्रेशर ग्रुप्स? आयुष, रिलेटेड टू कहना तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा, बिकॉज सोशल डार्विनिज्म कैन बी रिलेटेड टू एन नंबर ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, अदर टॉपिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर पूछना चाह रहे हैं कैन वी यूज सोशल डार्विनिज्म इन केस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, यस वी कैन यूज। सोशल डार्विनिज्म होता क्या है? डार्विनिज्म से बना, डार्विनिज्म कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो हम सब जानते हैं, है ना? अब उसी को सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में जब हम यूज करते हैं, सोशियो एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, तो सोशल डार्विनिज्म है। मतलब सोशल डार्विनिज्म का आइडिया कहेगा कि देर देर मे बी सर्टेन ग्रुप्स who may have better capabilities to handle socio-political issues than other sections of society. And with this particular scenario, these groups may become socially politically dominant. तो ये लिंकेज है। और वो ग्रुप कौन हो सकता है? वो प्रेशर ग्रुप हो सकता है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए एक्ट कर रहा हो। क्लियर है? नाउ सर, नोमेश इज आस्किंग, सर रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। नोमेश, रिवीजन का जो टाइम है ना, उसका स्केल ऐसे है, मतलब स्टार्टिंग में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और फिर ग्रेजुअली आपका टाइम रिवीजन का कम हो जाएगा। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स शुरुआत में जब ज्यादा टाइम देखते हैं तो उनको लगता है रिवीजन इज क्वाइट टैक्सिंग, हमें तो कवरेज भी करनी है ना, इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। तो हमें कैसे करें? मतलब एक्टिव रिवीजन करो, यानी कि अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट एरियाज को, नोट डाउन कर सकते हो अगर आप सेकंड या थर्ड रिवीजन में हो, क्योंकि तब तक आपको समझ हो जाती है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ मुझे याद रह जाती है। एंड फोकस ऑन कि यार मेरे पास ना पहले 10 पेजेस के नोट्स हैं, मुझे उनको कंसाइज करना है 3 पेजेस में और ग्रेजुअली बनाना है 1 पेजर। जब 1 पेजर हो जाएगा ना, फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, फिर आप कहोगे सर अब तो सर रिविजन में मजा आ रहा है, बिकॉज बाय दिस 1 पेज आई कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग विच इज इन दिस टॉपिक।
ठीक है, तो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। अंजलि का भी सेम क्वेश्चन है, सर रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज जीएस क्लास ऑप्शनल, कॉलेज जीएस क्लास ऑप्शनल प्लस, I had college exams before few weeks due to which I had backlog which is going to complete today. Great. Also, I think I am reading this part. I'll forget another by attempt in 2027. ऐसा नहीं है अंजलि, 27 के अटेम्प्ट के लिए आपका इस टाइम पर पढ़ना आपको बहुत कम आएगा। बिकॉज स्टार्टिंग में ना हम जब समझते हैं चीजों को हम जनरल समझते हैं, लेकिन विद टाइम वी एक्चुअली गेट मोर मैच्योरिटी इनटू द टॉपिक। तो यूज दिस टाइम एज अ लेवरेज। इसको ना ऐसा मत सोचना कि हम भूल जाएंगे, क्यों क्यों भूल जाएंगे? जब हमारे पास विद इन टाइम फ्रेम हम रिवीजन भी करेंगे, जैसे कि वीकली, 15 डेज, मंथली, अगर बीच में एक कोई लिंक टूट जाए, कोई एक वाला ना हो पाए तो भी फाइन है, मतलब तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पॉइंट ये है कि हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो लेते रहें। तो 27 तक हमारा गोल ये होना चाहिए कि मैं कोई भी टॉपिक बोलूँ ना आपसे पीएसआर ऑप्शनल का, तो आप मुझे बता दें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितनी थीम्स के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, और उस पर्टिकुलर थीम पर मतलब आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाना चाहिए कीवर्ड्स, रिफ्लेक्सेस में आ जाना चाहिए कुछ सेट इंट्रोडक्शंस, कुछ कंक्लूजन, कुछ वो तरीके जिससे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप ज्यादा मार्क्स कमा सकते हैं। क्योंकि देखो, जनरल आइडिया सबको है, बहुत लोग आप नोट्स पढ़ रहे हैं, मार्केट से क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन आपका आंसर स्टैंड आउट कब करेगा? ये चीज आपके पास समय है, ठीक है, उसको उसको इंस्टॉल करो अपने अंदर। वो क्या है? जैसे पेपर वन सेक्शन ए, तो पेपर वन सेक्शन ए में प्लेटो ने जो थियोरी दी, अब कोई नई थियोरी तो देंगे नहीं प्लेटो, है ना, वो तो दी थियोरी और चले गए, राइट। लेकिन हम अपना एक्स फैक्टर कैसे ला सकते हैं? भाई सम इंटरलिंकेज। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन ऑफ फिलोसोफर किंग, राइट। डोंट यू थिंक इफ यू जस्ट लिंक विद द तिब्बत्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, डोंट यू थिंक इट सीम्स क्लोजर टू द आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग? प्लेटो फिलोसोफर किंग के आइडिया में कहते हैं, मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूं, प्लीज समझिएगा, कैसे सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज कुछ टिप्स हैं जो आप अपने साथ रख सकते हैं। और ये ना टिप्स ग्रेजुअली समझ में आती हैं जब हम रिवीजन करते हैं, पीवाईक्यूज को देखते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, फिर मैं आपको इनपुट देता हूं कि देखो इसमें ना ध्यान रखो फ्रेमवर्क, मतलब ये दो दो तीन मसाले हैं, जब इस सेक्शन के क्वेश्चन को लिखना है, आंसर लिखना है, तो इन मसालों को डाल देना, दैट्स इट। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं अभी पीएसआर ऑप्शनल की, उनको मैं ये मसाले बताऊंगा, तो वो कहेंगे सर अभी पहले बेसिक सब्जी तो बनाई बता दो आप, मतलब ऐसा थोड़ा है कि आप सीधा उन मसालों की बात करो जिनका हमें आइडिया नहीं है ना। तो मसाले इज लाइक फ्रेमवर्क। ये तीन तीन से चार चीजें हो सकती हैं जिनको मुझे डालना ही डालना है, और मेरा आंसर स्टैंड आउट कर सकता है। जैसे तिब्बत का एग्जाम्पल है, तिब्बत में जो स्टेटस ऑफ दलाई लामा है, वो एक रिलीजियस पोजीशन है, स्पिरिचुअल पोजीशन भी है, प्लस पॉलिटिकल पोजीशन भी है, प्लस जो ट्रेनिंग है ना। अब प्लेटो वाज नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट प्लेटो वाज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी एंड अ ट्रेनिंग इन स्टेट अफेयर्स एज वेल। तो दलाई लामा की पोजीशन पर कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता, उसकी ईयर्स ऑफ रिग्रेस ट्रेनिंग होती है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डाइवर्स सब्जेक्ट्स, अलॉन्ग विद बुद्धिस्ट स्टडीज ऑफ तिब्बतन स्कूल जो वो वहां पर फॉलो करते हैं। गिलोंग स्कूल आप पढ़ोगे जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ोगे। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे इंटरलिंकेजेस जैसे जैसे आते रहते हैं, हम उसको ना वहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, राइट। कुछ टॉपिक्स हैं पेपर वन सेक्शन में जहां पर करंट का लिंकेज हो सकता है, डेमोक्रेसी है, मल्टीकल्चरलिज्म है, आजकल काफी न्यूज में है ना, आपका ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्टेट आपका टॉपिक है, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट में सब टॉपिक है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी पढ़ते हुए जब आप नीचे जाते हो तो वहां पर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सॉवरेनिटी एक टॉपिक आता है। तो क्यों ना, ठीक है यार, वहां पे भले ही पेपर वन सेक्शन है टॉपिक नंबर वन, वहाँ टॉपिक वहां पर है थ्योरी स्टेट में, लेकिन यार यहाँ पर इंटरलिंकेज के लिए कुछ मसाले लिख लेते हैं वहां पर, ये काम आएंगे। आर्यभट्ट में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आपके यहाँ 3 जगह है सिलेबस में, तो ये जो समय मिला है ना, इस समय अंजलि हमें वो काम करना है। तो डोंट टेक इट लाइटली, यूज योर टाइम, आई वुड से इन्वेस्ट योर टाइम जुडिशियसली। और आप जब 27 का अटेम्प्ट दो तो उसमें सोचकर चलो कि यार, मतलब इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स क्यों नहीं आ सकते पीएसआर ऑप्शनल में आपके? क्या रोक रहा है आपको?
क्या आपके पास समय कम है? नहीं, टाइम इज एनफ। फिर क्यों नहीं आ सकते? बस वो करना है जो इस एग्जाम में उतना स्कोर करने के लिए चाहिए। क्या वो आप समझ सकते हो क्या चाहिए? हाँ, समझ सकते हो, इसी वजह से तो आप क्लासेस में हो, राइट? तो फोकस ऑन दिस। अथर्व पूछ रहे हैं, सर, इज आइडिया ऑफ रीजनलिज्म antithetical to principle of globalism? Atharv, answer is yes, it can be, but it is not necessary in every case. आप कहेंगे ऐसा कैसे सर? क्योंकि रीजनलिज्म में तो रीजनल आइडेंटिटी पर फोकस होता है और ग्लोबलिज्म में ग्लोबल आइडेंटिटी पर फोकस होता है ना? आप ऐसा सोचो तो वो तो जनरल आपको भी पता होगा। ये बात पता होने के बाद भी अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो यानी कि आप इससे कुछ एडिशनल डायमेंशन पूछना चाह रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एग्जाम्पल देता हूँ। टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएन, ठीक, यूनाइटेड नेशंस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। यूनाइटेड नेशंस का जो आइडिया है, दैट वुड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, दैट इज वन पर्सपेक्टिव, अगर अफ्रीकन यूनियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ एशियन, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, नदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, अगर ये रीजनल आइडेंटिटीज डेवलप हो जाएं तो ऐसे में एंगेजमेंट ऑफ nations at international platform, that would become more easier. The global commons, the issues that world is facing right now, they need clear cut, actionable steps, right? Don't you think those steps can be smoother if you have some 5 6 regional, you can say, identities, nations coming together and they are collaborating? Don't you think we will be more closer to the global identity when we start with regionalism? एक और एग्जांपल देता हूं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। जब भी आपको इस पर लिखना हो, यू कैन कोट नियो फंक्शनलिज्म अंडर लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, या यू कैन से लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपकी हेडिंग है। उसके नीचे आप पढ़ते हैं नियो फंक्शनलिज्म। नियो फंक्शनलिज्म का एक और नाम है, याद करो, इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच। और इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच के अंदर आप क्या पढ़ते हो? यही तो पढ़ते हो कि सबसे पहले रीजनलिज्म है और वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फिर वो ग्लोबल गवर्नमेंट की तरफ एफर्ट कर सकती हैं। अगर अभी क्लियर हो गया हो तो मेंशन वाह कि हाँ अभी क्लियर है। करण कुमार is asking, sir, kindly explain सर क्रीक in the context of इंडिया पाक। ठीक है, सर क्रीक, सबसे पहले तो हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? हम गुजरात एंड सिंध, गुजरात में कच्छ और पाकिस्तान वाली साइड का सिंध जो है, जो सिंध प्रोविंस है, उसके बीच के एक स्ट्रीक की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे वाटर है, जैसे ही मतलब हाई टाइड होता है तो ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, तो वाटर का लेवल राइज होता है। और इस क्रीक में, क्योंकि दो लैंड मास और दो लैंड मास के बीच में ये एक स्पेस है, ठीक है, वहां पर पानी आ जाता है। अब वो एरिया कितना किसका है, इसी को लेकर सर क्रीक का इशू है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक मैप का इस्तेमाल करता है, वो 1914 का मैप है। पाकिस्तान कहता है कि देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राव ऑफ कच्छ एंड लीडर ऑफ सिंध प्रोविंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड बाय दिस एग्रीमेंट, एंड दैट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स वर हैविंग द कंट्रोल इन दिस एरिया। वो उस मैप की बात करता है और उस मैप के बेसिस पे वो कहता है कि इंडिया का जो कच्छ रीजन है, तो जैसे ये दोनों पार्ट हो गए, ठीक, ये कच्छ वाला पार्ट हो गया, सिंध वाला पार्ट हो गया, तो इसका कहना है कि जो बीच का पानी वाला जो पार्ट है ना, इसमें यहां से पूरा का पूरा ये वाटर वाला एरिया और फिर ये कोस्ट वाला एरिया, ये पूरा पाकिस्तान का है। इसमें से, इस वाटर वाले एरिया में से कुछ भी इंडिया का नहीं है। इंडिया का कहना है कि जरा 1925 का मैप भी देख लीजिए, क्योंकि 14 के मैप के 11 साल बाद 1925 में भी ब्रिटिशर्स ने एक और मैप रिलीज किया था। उस मैप के हिसाब से, क्योंकि ये जो वाटर है ये नेविगेबल है ड्यूरिंग द हाई टाइड, तो फिशिंग और बेसिक ट्रेड अक्रॉस सिंध एंड कच्छ उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उस टाइम पर ये कहा गया कि चलो इसके बीच से एक लाइन बनाएंगे और दोनों जो एरियाज हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया 1925 के मैप में एक तो विश्वास रखता है, दूसरा इंडिया
थलविक डॉक्ट्रिन में बिलीव करता है। थलविक डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भी दो देशों के बीच में ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंड के बीच में है, ठीक है, और जैसे ऊपर से लैंड क्लोज है, तो इसके वाटर को डिवीजन के लिए यू कैन यूज दिस डॉक्ट्रिन कि आप बीच में से एक लाइन बना लो और उस वाटर को और उस एरिया को हाफ हाफ डिवाइड कर लो। इसको हम थलविक डॉक्ट्रिन कहते हैं। बट इट इज एप्लीकेबल इन नेविगेबल वाटर्स, जहाँ नेविगेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान का कहना है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल हो नहीं सकता थ्रू आउट, बट इंडिया का कहना है हो तो सकता है ड्यूरिंग हाई टाइड। तो ये दोनों के बीच में इशू है। और मैंने ये भी बताया था आपको क्लास में कि अगर हम बाकी सब इश्यूज से कंपेयर करें तो माना जाता है कि सर क्रीक का जो इशू है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अमंग द फर्स्ट इशू that can be resolved in more practical manner in comparison to the issues like Kashmir. सर प्रीवियस सेशन में मीटिंग फॉर्म के क्वेश्चन आंसर कब होंगे? मीटिंग फॉर्म ओके, आप यहां पे भी पेस्ट कर दीजिए मीनवाइल सुमित, ठीक है। सर इज देयर एनी ट्रिक to learn scholars? When I remember statements, I forget the name of scholars, and if I remember scholar, I forget the name, forget the statement, ठीक है। तो कितने लोगों के साथ सेम इशू है? आपको नहीं लगता ये तो कॉमन इशू है भाई, सबके साथ ही है लगभग, कि स्कॉलर्स याद करना, स्टेटमेंट्स याद करना, है ना? और पता है कि इनका इस्तेमाल करके हम अपने आंसर की लिस्ट में से वो तो इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो देखो, एक तो मैंने ना आपको कोड किट दी हुई है पीडीएफ, आपके टेलीग्राम में है, ठीक है, डैशबोर्ड पे भी आपके। तो उस कोड किट में क्या सारे स्कॉलर याद करने? नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी सब्जेक्ट को आसान करना हो, फोकस ऑन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। जैसे मुझे स्कॉलर्स क्यों याद करने हैं? मुझे इसलिए याद करने हैं कि यार मुझे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है तो उसमें यूज कर लूं। तो हमेशा ना, rather देन फोकसिंग ऑन स्कॉलर स्टेटमेंट एंड नेम, फोकस ऑन इसका हमें इस्तेमाल करना कहाँ है। और इस्तेमाल करना कहाँ है? जैसे डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे पता है यार डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास कुछ दो तीन स्कॉलर नाम और प्लस स्टेटमेंट हो जो मुझे भी लगे कि यार क्या कह दिया है, वाह। तो पहले कनेक्ट विद द स्टेटमेंट, कनेक्ट विद द आर्गुमेंट। रैंडम रोड लर्निंग थोड़ा ना करनी है। फिर फिर उसका यूज कैसे कर पाएंगे अगर केवल रोट लर्निंग करने लग गए तो जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में याद आया यार नैन्सी फ्रेजर पढ़ाया था सर ने, जोशुआ कोहेन पढ़ाया था, हैबरमास पढ़ाया था। तो कहने का मतलब है यार जब मैंने तीन स्कॉलर बता दिया आपको और कहा यार डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, तो अब डेमोक्रेसी का क्वेश्चन पेपर 1 सेक्शन ए में थ्योरी वाले पार्ट से आ जाए, डेमोक्रेसी का क्वेश्चन पेपर 2 से आ जाए, ठीक है, डेमोक्रेसी और उससे जुड़े हुए इश्यूज। अपने को तीन नाम पता है, तीन का जो स्टेटमेंट है वो वाव वाली बात है, ऐसा हमने समझ लिया है, इसको ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में आपको? ऐसे ही जैसे आईआर में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आईआर में ना लिबरल, रियलिस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ऐसे सेगमेंट बना लो। कुछ लिबरल स्कॉलर्स ध्यान रख लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक दो रियलिस्ट ध्यान रख लिए, तो actually box those scholars in a particular stream, particular school of thought. That is another way to remember them easily. अब आपकी तरफ से कोई नए कितने भी स्कॉलर बताने लग जाए, भाई साहब स्कॉलर वहां पर कोट करके कि कितने स्कॉलर्स आपको याद हैं, इससे मार्क्स नहीं बनेंगे। मार्क्स किस बात से बनेंगे कि यार उनका वहां जो इस्तेमाल बनता था वो हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। इस्तेमाल जो बनता था यूज के सिनेरियो में देखना है ना? तो क्या आपको बताया? टॉपिक वाइज, ठीक है, और थीम वाइज कि किस स्कूल ऑफ थॉट में वो है। इन दो तरीके से बॉक्सिंग करो, फिर उनका यूज करना स्टार्ट कर दो, आपके टिप्स पे हो जाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप काफी लोगों का ये डाउट सॉल्व हुआ होगा कुछ हद तक, और अब प्रैक्टिस करना है ऐसे ही, यू विल फील ईज, कॉन्फिडेंस। Sir, my doubt is that due to globalization, both developing and developed countries facing challenges. In developed nations, semi-skilled and low-skilled laborers facing challenges. So it seems like only capitalist of a few nations are getting benefit. Even state may be becoming weak. What could be the possible solution for this? देखो, आपको नहीं लगता ग्लोबलाइजेशन किसी और कॉन्सेप्ट की तरह ही है? जैसे कि हर किसी और कॉन्सेप्ट में भी आप देखोगे प्लस माइनस दोनों होते हैं, है कि नहीं?
तो आपने जो गिनाया बिल्कुल सही गिनाया कि हाँ यार ये चैलेंजेस है, प्लस इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो हैं डेवलप नेशंस को और डेवलपिंग नेशंस को, वो भी तो पार्ट है ना। हाँ, ये वाले जो चैलेंज है इनको कैसे हैंडल किया जाए, तो आपने सुना है एक कॉन्सेप्ट है, रीसेटिंग कैपिटलिज्म बाय क्लॉस श्वाब। इस सेशन के बाद सर्च करना एक बार। यानी कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, सस्टेनेबल कैपिटलिज्म, जिसमें कि लेबर को कैसे एंगेज करना है, ओवरऑल सिस्टम उस पर फोकस कर रहा है। देन देर इज वन सॉल्यूशन विच इज प्रपोज्ड बाय सोशल लिबरल्स who says that we need to focus on a triangle। ट्रायंगल में हमें एमएनसीज भी चाहिए, जो आप बिग कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हो ना, कैपिटलिस्ट, वो भी चाहिए, हमें गवर्नमेंट भी चाहिए, और हमें सिविल सोसाइटी भी चाहिए। जब ये तीनों अपना अपना काम करेंगे और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे, मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली देन विल फाइंड, यू कैन से, लोअर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म एंड विल फील मोर वेलफेयर एंड मोर प्रोडक्टिविटी, राइट। जैसे इसी सोशल लिबरल अप्रोच में अमर्त्य सेन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, सुना आपने कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। तो अगर ये होने लग जाए तो आपको नहीं लगता वो जो सेमी स्किल्ड है, लो स्किल्ड है, मैटर सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड का नहीं है, मैटर ये है कि उनके लिए जो जॉब्स हैं वो उस इकोनॉमी में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उनकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करो टू सूट द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। So that is the solution on which collectively government, capitalist, and civil society groups they need to work. That's the solution. Sir, I've joined batch recently and trying my best to cover backlog and difficult in division in content coverage, because I'm professor in university but resigned from my preparations, so I bowed to my dear Guru Shashank sir for my betterment. Please, तो आप अगर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रोफेसर हैं और आपको इशू क्या आ रहा है, बैकलॉग डिफिकल्ट रीजन कंटेंट, तो आप बता रहे हैं जैसे आपने रिजाइन भी कर दिया अब अपनी जॉब से, अब आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब हैव अ प्लान, राइट, हैव अ प्रैक्टिकल प्लान, नीड नॉट टू कॉपी द प्लान ऑफ टॉपर्स, क्योंकि एवरी वन ऑफ यू इज यूनिक, मतलब एवरी वन इज यूनिक, मतलब करना क्या है हमें, जीएस ऑप्शनल करंट, इन तीन एस्पेक्ट पे फोकस करना है डेली बेसिस पे, और करना ऐसा है कि तीनों में जहां पर ओवरलैप हो सकता है, जहां पर काम को हम आसान कर सकते हैं, रिवीजन आसान कर सकते हैं, कवरेज की बात आपने की, कवरेज आसान करते हैं, उस पर फोकस करना है। वो कैसे करना है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि यार अल्टीमेटली ना, हमें हर एक थीम पे कुछ पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। तो पॉइंट्स कैसे तैयार होंगे, जैसे आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया से, आपने कहा भी आप कवर कर रहे हो बैकलॉग से पीएसआर में, पीएसआर में अभी आपका चल रहा है करंट बैच में इंडिया एंड साउथ एशिया, तो आपको पता है इंडिया एंड साउथ एशिया आपका जीएस पेपर 2 में भी आना है, राइट। तो जब आप ये कर रहे हैं तो दिमाग में रखें कि ठीक है यार, आईआर वाला पार्ट भी मेरा कवर हो रहा है, राइट। एक सब्जेक्ट अपना वो चला कर रखें जो सब्जेक्ट में आपको लगता है यार मेरी वीक वीक पार्ट है, और एक सब्जेक्ट वो रखें अपना जीएस का जिसको जो आपको लगता है स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इससे जो कवरेज वाला आपका इशू है ना, काफी लोग का सर हमें ये लग रहा है कि शायद टाइम से कवरेज ना हो पाए, लेकिन अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, एक तो डिले नहीं करेंगे उस सब्जेक्ट को करने में जो जिसको आप वीक सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है, और दूसरा, आपका सेंस ऑफ कंप्लीशन इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यूज दिस कॉम्बिनेशन इन स्टार्ट। और कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे वीकली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट भेजते हैं टेलीग्राम पे, डीएम करते हैं शशांक त्यागी 14 पे, तो आप भी भेजना स्टार्ट कीजिए। तो एक बार मैं गो थ्रू करके बता सकता हूँ कि देखो अब ये ऑप्टिमल चल रहा है, या जो आपका अटेम्प्ट है उसके हिसाब से हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, इन पोर्शंस पे ध्यान देना होगा, जैसे ऐसे आई कैन सपोर्ट, डोंट वरी। प्लस हमारा ये टेलीग्राम में मैं डीएम आपको डेली गोल मेजरमेंट डीजीएम भेजता हूँ, तो हम सब पोस्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या टास्क करने वाले हैं, फिर इवनिंग में हम बताते हैं कि ये टास्क कर लिया, ये टास्क नहीं हो पाया, अब जो नहीं हो पाया उसको हम कल फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा फ्लो बना कर रखिए, यू कैन एंगेज इन दैट कम्युनिटी इन टेलीग्राम, वो शशांक त्यागी फॉर यू जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम करते हैं। Razva Qasim is asking, sir, what points need to be included? While answering this question, India's neighborhood first policy faces challenges such as border dispute, water sharing, terrorism, refugee flows, great power rivalries. In this context, critically examine how India's bilateral relations in Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Bhutan, Nepal, Maldives shape the effectiveness of regional forums like SARC, BIMSTEC, and Colombo Security Conclave. Also assess
द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन स्ट्रेंथनिंग नेबरहुड डिप्लोमेसी। तो आपने पूछा क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करें। सबसे पहले तो स्टार्ट करो कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या इन प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? व्हाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज नॉट जस्ट आइडियल, it seems to be pragmatic choice that India has to take, considering the gap between the economy and size uh, in comparison to our neighbors, right? आप गुजराल डॉक्ट्रिन को कोट कर सकते हो, कुछ एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन का अबाउट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन फिर आप जो पूछना चाह रहे हो आपने काफी सारे पॉइंट्स इसमें बता ही दिए हैं ऑलरेडी, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, तो उन चैलेंजेस के बारे में आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आप करना चाह रहे हो क्या? तो काफी सारे पॉइंट्स आपने वो दिए हैं जो आंसर में है ही। ठीक है, तो वो चैलेंजेस को आपने हाईलाइट करना है, यस हाईलाइट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे में करंट में जो अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको यूज करो, लाइक डेवलपमेंट्स वी हैव सीन बांग्लादेश, इन नेपाल, राइट? एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? बिकॉज इट impacts the functionality of the agreements between the two neighbors. It also puts a challenge on the security radar of India, considering we have our belligerent neighbor China also engaging with these partners, right? तो आप केस स्पेसिफिक क्या हुआ, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, कौन से पॉसिबल रीजंस बताए गए, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, और फिर आगे क्या होना चाहिए, और जो भी आगे का लिखें दैट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, प्रैग्मेटिक। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के साथ रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन हो, इंडिया नेपाल के रिलेशन हो, इनको अच्छा करना ही हमेशा प्रायोरिटी रहेगी इंडिया की। ठीक है, आपने सार्क पे बात की, बिम्स्टेक पे बात करी, ठीक है, तो सार्क, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये भी आपने कोट किया। तो सार्क की बारे में बताना होगा कि इंट्रा रीजनल ट्रेड वन ऑफ द लोएस्ट है अगर हम बाकी रीजनल ग्रुपिंग्स की बात करें। उसका जो रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज इंडिया पाक, जो बीच में राइवलरी है वो इसको स्टॉप करा देता है। टेररिज्म का इशू जो इंडिया कहता है, दैट्स द रीजन व्हाई सार्क इज नॉट एबल टू वर्क, बिकॉज हाउ कैन वी फंक्शन अगर ट्रस्ट ही नहीं है, राइट? प्लस फिर आप बता सकते हैं कि कैसे स्टेप्स तो लिए गए, जैसे एफटीए किया सार्क ने बट नॉट दैट सक्सेसफुल। अभी हमारा सार्क से फोकस बिम्स्टेक की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, डॉक्टर अजय शंकर का स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम सार्क इज नॉट डेड, मतलब वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग आवर टाइम in those groupings from where we can most extract things for India's interest. And in this context, BIMSTEC becomes necessary. BIMSTEC में आप फिर कह सकते हो कि यार BIMSTEC अपने आप में इसलिए भी जरूरी है कि BIMSTEC हमें एक्सटेंड कर रहा है बियॉन्ड साउथ एशिया एज वेल, म्यांमार बीइंग देयर ना, इस वजह से। क्योंकि अगर साउथ एशिया हमारे लिए अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, वहां पर टर्बुलेंस है, टेररिज्म है, वाटर शेयरिंग, ग्रेट पावर राइवलरी भी है, तो फिर जाहिर सी बात है हम अपने इंटरेस्ट को एक्सटेंड करने के लिए आसियान की तरफ जाएंगे। तो आसियान भी है, फिर बिम्स्टेक भी है, तो दीज आर द एफर्ट्स दैट इंडिया इज डूइंग। डायस्पोरा का रोल इसमें क्या हो सकता है? देखो, डायस्पोरा का रोल आप पाकिस्तान में क्या लगाओगे भाई, बांग्लादेश में कौन सा डायस्पोरा आ गया आपका? ठीक है, तो जो डायस्पोरा वाला एंगल है ना, दैट एक्चुअली फंक्शंस वेल मोस्टली इन केस ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद डेवलप्ड नेशंस लाइक कनाडा, लाइक यूएसए, लाइक ऑस्ट्रेलिया, राइट? नॉट इन केस ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, वहां इस एंगल का आप इस्तेमाल उतना नहीं रखते। नेपाल के केस में ये रख सकते हैं, ड्यू टू द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी ऑन द नेपाल साइड एंड नेपालीज मोर, आई थिंक मोर देन 8 million, according to one survey, are the people of Nepali ethnicity. Many of them have taken Indian citizenship. So yes, it actually has impact on India-Nepal relationship. उसका तो फर्क पड़ता है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए हम ये पॉइंट नहीं यूज कर सकते। भूटान में भी हम ये पॉइंट नहीं यूज करते। श्रीलंका में हम डायस्पोरा नहीं, हम तमिल आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा आइडिया। तो अगर आपके क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ये था कि सर क्या हम ये बताएंगे कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का फेलियर है, तो देखो आपको क्योंकि ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आप ना इसी बात को ऐसे लिखोगे कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सामने चैलेंजेस हैं। ठीक है, और चैलेंजेस आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं।
ठीक है, चैलेंजेस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और इन चैलेंजेस का रीजन, इज इट दैट वी आर मिसिंग ऑन समथिंग, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे वी आर मिसिंग ऑन समथिंग। कारण, क्योंकि इन बायलैटरल रिलेशंस इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट पॉलिसीज यू मेक for your domestic sphere. It's not just about the points which are mentioned in your foreign policy. It's also about what other nations are doing. It is quite a fact that what Nepal wants, what Bangladesh want, huge investment, checkbook diplomacy, what China can do, we are not in that race, right? We are not in that race. तो फिर वो चाइना अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से जो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो वो हम अपना फेलियर कैसे माने भाई? हमारा फेलियर कैसे हुआ? क्योंकि चेकबुक डिप्लोमेसी में हम फॉलो नहीं कर सकते, वो चेकबुक डिप्लोमेसी से फिर उनकी सॉवरेनिटी को भी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम अपने प्रिंसिपल्स को ढाल बना लेते हैं और अपने इकोनॉमी के डिफरेंस को भी मतलब टेकन इनटू कंसिडरेशन करते हैं। तो आई थिंक ऐसे आपकी पर्सपेक्टिव यहाँ पर होने चाहिए। कुछ स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हो, नेपाल के केस में प्रोफेसर एस डी मुनि को कोट कर सकते हो, बाकी सी राजामोहन हैं, पाकिस्तान के केस में हैप्पीमैन जैकब को कोट कर सकते हो। ऐसे कुछ स्कॉलर्स हैं जो लिस्ट कर रखे हैं, और अभी तो मैं आपको पढ़ानी स्टार्ट किया इंडियन साउथ एशिया, तो उसमें भी एक्सपेंड होकर आएगा, ठीक है। अगर यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगी, तो यूपीएससी इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चैलेंजेस उनको हाईलाइट करने के लिए, और इंडिया क्या एफर्ट्स कर रहा है उस डायरेक्शन में, उस पर क्वेश्चन पूछेगी। साथ में ये भी कह सकती है, जो आपका लास्ट वाला पार्ट था, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन रीजनल ग्रुपिंग्स विच इंडिया इज फोकसिंग अपॉन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूपीएससी इन्हीं शब्दों को थोड़ा कंसाइज करके क्वेश्चन बनाएगी और 15-20 मार्क्स में पूछ लेगी, ठीक है। So my doubt is how to maintain timetable, because I want to crack in first attempt. In any way, if you mentoring me, it will be good. What will you say? I will definitely do. That's why I covered my GS in December 2024. Great. My study classes and my attempt in 27. And how now I started again watching the lectures of GS, but thing is that, sir, my CSET is left. Okay. How to maintain time for optional GS and CSET with revision and answer writing also. The study IQ book also, GS and UPSR crux is sufficient, sir. Should I go with lecture again या buy books? देखो सुमित, सबसे पहले कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, कवर आप एक बार कर चुके हो, तो अब आप उस स्टेज पर पहुंच जाओ जब मैं कहता हूँ ना 10 पेजेस से 3 पेजेस, 3 पेजेस से 1 पेजेस, आपको उस पर जाना है। यूपीएससी का पूरे सिलेबस में मैं कोई भी टॉपिक आपसे बोलूं जो सिलेबस में आपके मेंशन है, तो आपके दिमाग में माइक्रो सेगमेंटेशन आ जाना चाहिए उसका। अच्छा, आज ही 12 बजे आई गेस यूट्यूब पे एक वो सेशन आएगा जूम वाला, सुमित बता रहा हूँ आपको मैं, तो उसमें मैंने स्ट्रेटजीज पर बात की है, किन पॉइंटर्स से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपको बड़ा काम का रहेगा आपके लिए सेशन, तो प्लीज़ वॉच दिस, चाहे 1.5 कर लेना उसको स्पीड, और उसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो जीएस, ऑप्शनल और करंट, इन तीनों को साथ लेके चलना है, सबको पता है ये बात, बट कैसे चलना है वो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है। कैसे इंटीग्रेशन करना है, कैसे माइक्रो सेगमेंटेशन करना है, फिर आपने कहा सी सेट, तो जब आपको पता है कि सी सेट आपका रिमेनिंग है, तो सी सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। कई बार ना काफ़ी चीज़ें ना हमें पता होती है कि हमें पता है कि ये करना है, बट हम कर नहीं रहे होते, क्योंकि हमें लगता है कि देयर मे बी अ ग्रेट प्लान विच विल इमर्ज एंड देन माई प्रिपरेशन इज गोइंग टू ऑल्टर। ऐसा नहीं है। देयर इज नो वन आइडियल ग्रेट प्लान दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर प्रिपरेशन। व्हाट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर प्रिपरेशन इज सिस्टमैटिक स्टेप्स। जो छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे हैं ना, वही चीज़ों को चेंज करेगा, ठीक है। क्लियर है सुमित? हाँ। और आप जो जी मैंने सर। कहा ना डेली गोल मेजरमेंट, उसमें प्लीज पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आइडिया रहेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो और सर वो वीकली कर रहे हो उसकी आपकी आईडी पे भेजना है, जी। आपकी आईडी पे भेजना है सर, टेलीग्राम आईडी पे। क्या नहीं है आपके पास? टेलीग्राम शशांक त्यागी 14, और हम तो टेलीग्राम चैनल जो है शशांक त्यागी फॉर यू जो है, शशांक त्यागी लिखा आता है, उस पर हम करते तो हैं डेली बेसिस पे, उसके नीचे बच्चे पोस्ट करते हैं, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। एक्सप्लेन पूछा, रशिया विजन is to reconsolidate greater USR. Western nations say this. By how far it is true? Is it true?
आयुष, आपको लगता है जिस चीज पर खुद यूएस श्योर नहीं है, पुतिन श्योर नहीं है, तो एग्जैक्टली दुनिया में कोई भी बता सकता है कि ये कितना ट्रू है? कोई नहीं बता सकता। हर कोई गेस करेगा कि हाँ शायद रशिया चाहता हो दोबारा से यूएसआर बनाना, लेकिन कैसे बनाएगा? चैलेंज के बारे में सोचो ना। जो पहले यूएसआर था, जो ग्रेटर यूएसआर की आप बात करते हैं, उसमें ये बेल्टिक नेशंस तक सब यूएसआर का पार्ट होते थे। बाल्टिक ना, आपके एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, आज वो नेटो का पार्ट है। नेटो फोर्सेस को लेकर बैठे हैं, फिनलैंड नेटो का पार्ट है। आपको लग रहा है उन एरियाज को मिलिट्रीली टेक ओवर कर पाना इज एन इजी टास्क, कंसिडरिंग द ट्रबल दैट रशिया इज गोइंग थ्रू इन यूक्रेन? जबकि वो नेटो का पार्ट भी नहीं है, बट सपोर्ट उसको मिल रहा है फाइनेंशियली एंड वेपन वाइज। तो अभी करंट जो सिनेरियो उसमें प्रैक्टिकल नहीं लगता। आगे सिचुएशन डिफरेंट हो, नो वन नोस। ठीक है सर, राइट नाउ due to workload I am not able to cover current affairs regularly, so for 2 to 3 months can I try depending on any monthly magazine, my first attempt in 2027? सुरभि, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसा। इस बार ऑनली रैंक 38 अभिषेक, स्टडी आई क्यू आई एस पे आप सर्च करें अभिषेक 38th रैंक, तो उनके साथ एक मेरा डिस्कशन आ जाएगा। तो अभिषेक यही बोल रहा था, करंट अफेयर्स के लिए उसके पास डेली का टाइम नहीं बच रहा था, तो फिर वो क्या करा, स्मार्टली यूज किया। अल्टीमेटली अगर आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, मैगजीन में से पॉइंट निकाल के अपने स्टैटिक नोट्स को एनरिच कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि जो आपने ऐड किया है अपने स्टैटिक नोट में उसको कम से कम रिवाइज में मल्टीपाई मल्टीपाई नहीं कर सकते। अगर आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन इकट्ठी भी कर ली और उसको आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो व्हाट्स द यूज ना? हम रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे अगर रिवाइज नहीं किया। तो बेटर है उसमें से निकालो, मैगजीन में से अपनी नोट्स में, चाहे A4 साइज लगाओ, चाहे स्टिकी नोट्स लगाओ, स्पेस में लिखो, ऐसा करके चलो। और कितनी सारी तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो रिपीट होती हैं करंट अफेयर्स में, इश्यूज। ठीक है, तो दैट वुड ब्रिंग ईज। ठीक है, अगर ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हैं तो जीएस छूट रहा है, हैपेसर्ड वे में जीएस हुआ है, नॉट हॉलिस्टिक, सो व्हाट शुड आई डू नाउ? देखो, जो हुआ है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जो नहीं हुआ है, तो क्या नहीं हुआ है, नोट इट डाउन कि क्या नहीं हुआ है। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं हुए हैं? कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको लगता है मैंने पीवाईक्यूज देखा, आई एम नॉट एबल टू आंसर? ठीक है, नोट डाउन कर लो, उस पर कंटेंट निकालो, लिख उसमें वहीं पे शॉर्ट में लिख लो। जब भी कोई सिचुएशन होती है, मतलब जब आप ब्यूरोक्रेसी में पूछोगे पहुंचोगे, तो आपके सामने यही होगा, सिचुएशंस होंगी, यू हैव टू ब्रेक डाउन थिंग्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स और स्टार्ट। एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, तो आप उसी वे में आ जाओ। अगर हैप्पैजार्ड है तो उसको सॉल्व भी आपको ही करना है, आपकी प्रिपरेशन है, जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन अगर हम एक बार बैठ जाए ना लिखने के लिए, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। आप सोचोगे कि यार मैं इतना ज़्यादा क्लैरिटी से सोच भी सकता था, सोच भी सकती थी, मैं ऐसे बिल्कुल स्टेप्स बना भी सकता था, और प्रैक्टिकल स्टेप्स बना के काम भी कर सकता था, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो बात बस बैठना है, उसको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और स्टार्ट कर देना है। और कितनी चीजें जब स्टार्ट करोगे ना, वो खुद सीखते भी चले जाओगे आप। रिधिमा कह रही है, सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज डेली, डू आंसर राइटिंग ऑन सेम डे ड्यू टू ongoing exams. I miss many classes, so I want to ask if I'm missing something productive here. No, ऐसा नहीं है रिधिमा। जरूरी नहीं है कि डेली आंसर राइटिंग हो पाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेली रिवाइज भी हो जाए, हो पाए, कभी कभी ऐसा होता है। और जब आप कह रहे हैं कि एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो जाहिर सी बात है आपको अपने एग्जाम पे ही फोकस करना होगा। तो मतलब अपने साथ ना क्रूअल होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप सब? कई बार हम अपने आप से शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि आज का दिन ऐसा गया तो मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं तो मैं फेलियर हूं। नहीं, उस चक्कर में 3-4 घंटे गिल्ट में चले जाते हैं, बाद का टाइम भी ऐसे चला जाता है। इससे अच्छा है जो स्टेप्स ले सकते हो वो स्टेप्स लेते रहो। रात को एक बार रिफ्लेक्ट कर लो कि यार मैंने आज के टाइम बेस्ट यूज किया कि नहीं किया, कहाँ पर नहीं किया उसको लिख लो। नेक्स्ट टाइम यू विल मोर कॉन्शियस, और ऐसे ही आप वो रिजल्ट ले आओगे जो आना है। इंसान ही है, कोई रोबोट नहीं है हर कोई जो क्लियर कर रहा है। सेम इमोशंस हैं,
इमोशनल अपीवल्स भी आते रहते हैं ना, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस वजह से भी इम्पैक्ट होती है स्टडीज। तो सबके साथ ऐसा ही है। अभी मेरी मॉर्निंग में किससे बात हो रही थी, तो ही वाज सेइंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी जर्नी में लोग मतलब इतना कुछ रटने पर फोकस रखते हैं कि वो खुद को खो देते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही आपने। खुद को खोने का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, नुआंसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये सब मिस होने लगता है। क्योंकि फोकस केवल इस पर है कि मुझे ये सिलेबस को रीड करना है, मुझे उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम नॉट गुड इनफ। खुद को थोड़ा ना खोना है। यू आर द सेंटर ऑफ योर लाइफ। आ रही बस समझ में? तो एग्जाम अगर आ गए इस वजह से नहीं कर पा रहे, आंसर राइटिंग नहीं हो पाई, उस समय रिवीजन ठीक है। एग्जाम में तो अच्छा कर रहे हो ना, ब्रेक ना हो जाए प्रिपरेशन से ज्यादा तो ठीक है। कुछ स्टेप्स जो प्रैक्टिकली मैं डेली बेसिस पे कर सकती हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। और ये मेरे विजन में है कि जैसे एग्जाम कवर कंप्लीट हो जाएंगे तो ठीक है, आई एम गोइंग टू डू आंसर राइटिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट, सो दैट आई नो कि यार मैंने कहाँ पर गैप है, कहाँ पर मुझे इंप्रूव होना चाहिए। Currently, I'm taking PSIR. Your classes and topic which is going on, and PSIR studies same topic in GS. देखो, PSIR और IR का जो GS है उसमें थियरी एंड स्कॉलर, ये दो केवल पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो PSIR में आप सब कुछ कवर वैसे भी कर ही रहे हो, एवरीथिंग यू आर कवरिंग। बस थियरी और स्कॉलर नहीं यूज करना पड़ेगा वहां पे, बाकी सारी डायमेंशंस आप कवर कर रहे हो, डोंट वरी। तो स्पीड अप का यही तरीका है कि जब रिवाइज करो, जो ओवरलैप वाला पार्ट है, साथ बैठ के एक ही बार में उसको रिवाइज कर डालो, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन रहेगी। इसी से स्पीड हो जाएंगी चीज़ें। सर, माई टारगेट इज 27। हाउ कैन आई गेट अ ग्रिप? प्लीज एडवाइस हाउ टू इंटरलिंक पल्स। देखो, सबसे पहले बात तो इंटरलिंकेज, मुझे लग रहा है कितने लोग, ये मुझे बताइए कितने लोग इंटरलिंकेज वर्ड से डरते हैं। कि भाई मुझे लगता है जिंदगी का, यूपीएससी की जर्नी का सबसे बड़ा टफ जो चीज़ लग रही है वो इंटरलिंकेज ही लग रही है। जीएस में इंटरलिंकेज करके अपने आंसर को बेटर करें, जीएस पेपर 1 में 3 में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और पीएसआर में पेपर 1 सेक्शन ए की चीज़ों को पेपर 2 सेक्शन ए में इंटरलिंक करो, पेपर 1 सेक्शन बी में। कितने लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैं कितने देख रहा हूँ कि इंटरलिंकेज इंटरलिंकेज आता है, ठीक है क्या भाई ये इंटरलिंकेज? व्हाट इज दिस? मतलब कुछ रेक्टाफिकेशन करना पड़ेगा क्या इंटरलिंकेज? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो किसी एक चीज का आपको टेस्ट आ गया, ठीक है। तो हम और आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई चाट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो खट्टा मीठा वाला टेस्ट आपको आ गया, ठीक है। मीठा वाला कुछ स्वीट ट्राई करें, मीठा वाला टेस्ट आ गया। अब अगर किसी और डिश में मीठे का इस्तेमाल होना है, तो वो कोई अलग एफर्ट थोड़ी ना है टू एक्सप्लेन यू कि यार मीठा कैसा लगता है। नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ योर टेस्ट। तो ऐसे ही है आपकी सब्जेक्ट डोमेन की नॉलेज। अगर कोई चीज सही में आपको ऐसे आई है ना, दैट यू आर लिटरली टेस्टिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो अब जहां भी उसका इंटरलिंकेज होना है ना, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो टेस्ट आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन को समझा और देखा यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब ग्लोबलाइजेशन तभी आ पाता है जब स्टेट थोड़ा लिमिट होती है, मार्केट में फ्रीडम आती है, तभी एमएनसीज बूस्ट होती हैं, तभी बिजनेस बूस्ट होता है। और फिर आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा केनिची ओहामे को, ठीक है। व्हेन ही इज सेइंग दैट अल्टीमेटली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द स्टेट अथॉरिटीज रिसीडिंग एंड वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलिज्म, तो उनको कहा जाता है हाइपर ग्लोबलिस्ट। तो अब अगर मैं पूछने लग जाऊं कि यार ये बताओ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल होता है क्या, या फिर स्टेट ही की एक्टर है? तो अब भले ही मैं स्टेट पर डिस्कशन कर रहा हूं और मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस किस का रोल है इसकी बात कर रहा हूं, तो यार ये तो आपका खुद ही इंटरलिंकेज अब आ जाना चाहिए कि यार हाँ, मैंने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में वो हाइपर ग्लोबलिस्ट कैनिची ओहामे को पढ़ा था, और उसने वही सही बात कही थी कि यार मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल बड़ा है। क्योंकि अगर गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज का
इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि कितने सारे देशों की इकोनॉमीज जो हैं वो इनके प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिजनेस कर रही हैं। तो ये बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यार हाँ, सही में इसका इन्फ्लुएंस तो बड़ा है। तो यानी कि स्टेट के अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज भी एक इंपॉर्टेंट एक्टर का रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर है उसमें पढ़ी गई चीजों को मैं लिंक कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक कि जब एक जगह वो चीज मुझे पता लग गई और फिर मैंने डिस्कशन में उसको सुन ली, तो इट्स लाइक कि ठीक है, मुझे वो टेस्ट आ गया। अब इस टेस्ट का जहां जहां इस्तेमाल होना मुझे पता है, ठीक। लेकिन अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है। अब बात वो है, जैसे मैंने कहा कि स्वीट डिश हमने टेस्ट कर ली और उसके बाद मैंने कुछ और डिशेस टेस्ट कराई आपको जिसमें कि स्वीट भी थी, कुछ और टेस्ट भी था। तो ठीक है, आपने स्वीट वाला टेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो केवल हमें एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, और गो थ्रू इस अप्रोच से करने की जरूरत है। अब इंटरलिंकेज समझना इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा, लेकिन इंटरलिंकेज कहाँ कहाँ है इसको देखना केवल एक बार, और फिर उसको यूज करना, केवल इतना सा काम रह जाएगा। राइट, ये हमें करना है। क्लियर बात। तो जिस भी टॉपिक को समझें उसको इन डेप्थ समझें। इन डेप्थ का मतलब है कि इस टॉपिक में आने वाले सब टॉपिक, रूट उसका, यूज उसका, वो सब समझ लें। इसको मैं कह रहा हूं टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इसको कह रहा हूं टेस्ट। ठीक। अब जैसे सिलेबस में आगे बढ़ें, जब उस सिलेबस को ऐसी तरीके से समझोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंटरलिंकेज आपको वहां दिखेगा। इसी तरीके से मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ। देखते हो, अब मैं साइड में लिखता हूँ कि देखो मंडल थ्योरी में इसमें इस्तेमाल हो रही है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में, है ना। फंक्शनल थ्योरी देखो ऐसे इस्तेमाल हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी में। तो वो डेप्थ में पढ़ने का मतलब ही ये है। अब मैं ये थोड़ा ना कहूंगा कि देखो यार वो तो पेपर वन सेक्शन ए में ना अप्रोचेस वाले पार्ट में की कॉन्सेप्ट वाले में पढ़ा दिया था, अब इंडिया पाकिस्तान में अगर कहीं इसका लिंक होगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। बकवास बात है ये तो। फिर तो यानी कि वो टॉपिक की डेप्थ ही नहीं आई आपको, है ना। तो इसी वजह से जब हम पढ़ते हैं तो जहां जहां उसका जो जो यूज हो रहा है पहली वाली चीज का, मैं पढ़ाता चला जाता हूं। तो अब इंटरलिंकेज वो आपको दिखने लगती है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही इंटरलिंक हो रहा है। ऐसे ही तो आपको क्लास में फील होता है कि हाँ ये तो सही इंटरलिंक हो रहा है। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें बस देखते हुए चलना है, उसको लिख लेना है, उसका यूज करना है, फिर वो इशू रहेगा ही नहीं। जिन बच्चों को इंटरलिंकेज की प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से अब आती होगी, आप खुद ही सोचिएगा आप, क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा नहीं। उन्होंने उस टॉपिक की ब्रॉड डायमेंशंस, उनके मतलब को समझ लिया है, यूज को नहीं समझा है। तो अगर हम इस अप्रोच से पढ़ रहे हैं तो इंटरलिंकेज आपका खुद ही डेवलप होता जा रहा है। उसको जब यूज करने लगेंगे अपने आंसर्स में जैसा कि आप कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार मैं तो इंटरलिंकेज कर पा रहा हूं। और अल्टीमेटली यही मार्क्स का डिफरेंशिएटर है। ठीक है, बुक्स में ऐसे इंटरलिंकेज नहीं होते, क्योंकि बुक्स को, अगर बुक्स ऐसा करने लग गई तो मुझे बताओ नंबर ऑफ पेजेस उनके वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। किसी एक जगह पर चैप्टर में उन्होंने वो चीज एक्सप्लेन कर दी है, अब दूसरे चैप्टर में जहां उसका यूज होना है फिर एक्सप्लेन करें, फिर उसको मेंशन करें, तो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होंगे। तो इस वजह से कई सारी जो बुक्स हैं वो इंटरलिंकेज पर उतना फोकस नहीं करती। कन्वेंशनल नोट्स भी इतना फोकस नहीं करते थे। ये तो समझ ही आ गया होगा स्टूडेंट, नहीं समझ में नहीं आया स्टूडेंट को, भाई वो उसके पास 3-4 साल नहीं है इसको पढ़ने के, उसके पास पीएसआर के लिए 6 से 7 महीने हैं, उसी में उसको करना है। तो हम जिस अप्रोच से चल रहे हैं उस अप्रोच से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस मैंने स्टूडेंट्स के लिए ना वो इंटर लिंकेज वाली पीडीएफ अपलोड की थी टेलीग्राम में, जो आपका पीएसआर टॉपर, यानी कि पीएसआर शशांक त्यागी टेलीग्राम है, पीएसआर टॉपर हैंडल है। तो उसके फाइल सेक्शन में से इंटरलिंकेज की पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसको प्रिंट आउट करा के रखो अपने पास वहीं पे ही जहाँ पे आप पढ़ते हो। जैसे कि जिस भी यूनिट को आप स्टार्ट करो तो एक बार वो इंटरलिंकेज वाली पीडीएफ ओपन कर लो, पेजेस ओपन करो, तो वहां पर मैंने दिया हुआ है इस चैप्टर में इन इन टॉपिक्स का इंटरलिंकेज है। हो गया काम आपका। ठीक है, यही करना है हमें। ठीक है, तो अगर यहां तक है सब कुछ क्लियर, यू कैन मेंशन क्लियर। आई होप अभी तक जो हम इस सेशन में रहे इतने से टाइम में कुछ वैल्यू आपको मिली होगी। कोशिश मेरी ये रहती है कि अगर आप 1 मिनट भी यहाँ पर दे रहे हैं तो मतलब थोड़ा वाव फैक्टर लेकर जाएं, कि यहाँ कुछ ओपन हो, कि हाँ ये मिस कर रहा था, ये मुझे पता था लेकिन कर नहीं रहा था। तो ऐसे आप फोकस करते रहें। राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, सेम टाइम सेम जगह कल। ठीक है, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं और फिर दोबारा हम नेक्स्ट वीकेंड पे सेशन करेंगे, डाउट सेशन। तब तक जो भी डाउट है ना एक जगह कहीं लिख लो, कोई डायरी में रख लो।
ठीक है, जिससे फिर दिमाग न लगाना पड़े आपको कि यार क्या डाउट पूछूं, पता है जो मेरे इश्यूज हैं उसको मैं एक डायरी में लिख लेता हूँ। जब भी यार डायरी में लिखना है तो नोट्स, आपका मोबाइल में नोट्स ऐप यूज करते होगे, वहां पर लिख लो पीएसआर डाउट्स। और पीएसआर के अलावा जो भी आपकी तैयारी में जहां पर भी आप फंसा हुआ फील कर रहे हो, यू सेइंग कि यार मेरा सोल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे, तो उसको बस वहां लिख लो। ठीक है, और सेशन में आओ और सॉल्व कर लो। ठीक है, या उसको ना बैकलॉग की तरह मत मानो। ठीक है, अ, अगर वन प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हुई तो आप ऐसा करो ना, आप सब्जेक्ट वाइज ले लो। यार मैंने ना, अगर मैंने पॉलिटी पढ़ी हुई है, इकोनॉमी के पोर्शंस पढ़े हुए हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक अप दिस पार्ट फ्रॉम दिस करंट मैगजीन और गो थ्रू करते हुए मैं उसमें इंटरलिंक करती रहूंगी। और वन प्रॉपर रिविजन शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि कई ऐसी मैगजीन्स हैं, ज्यादा करके ऐसा ही करती है करंट अफेयर्स की, वो स्टैटिक वाले पार्ट को भी उसमें इंक्लूड करती हैं, इस वजह से वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप करंट अफेयर्स नहीं कवर कर पा रहे हैं। आप देखिएगा सभी करंट अफेयर्स की मैगजीन इन जनरल किसी टॉपिक पर जब अपडेट देती हैं तो उसका स्टैटिक पार्ट भी वहीं पर कवर करती हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट वेल। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि कुछ नया है जो मिस कर गए हो आप क्योंकि कवर नहीं हो पाया, वो आप स्टैटिक में कर ही रहे हो। तो ऐसे में स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करो, सब्जेक्ट वाइज इंटीग्रेशन पे फोकस करो, टारगेट बना लो कि यार मंथली मैगजीन आ गई है, ठीक है, मुझे से 2 दिन देने हैं पॉलिटी के लिए, 2 दिन देने हैं इकोनॉमी के लिए, 2 दिन देने हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, तो ऐसा कर करके डिवाइड करो। तो ऐसे में वो विद इन लिमिटेड टाइम वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बाय 10th और बाय 15th ऑफ एवरी मंथ यू विल बी डन विद द करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन बाय दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। आयुष, अभी आप अपनी डैशबोर्ड ओपन करके देखोगे ना, या मेल कर देना स्टडी आईक्यू को। वैसे मैंने क्या किया है कि अप्रोचेस टू स्टडी आईआर की वीडियोस को अलग से अपलोड करा दिया स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में, जिससे कि वो पहले से ही उसको एक बार गो थ्रू कर लें। हम तो लाइव सेक्शन में करेंगे ही, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही वो आपकी क्रोनोलॉजी में आएगा सिलेबस में, बट पहले से आप रिकॉर्डेड वाले पार्ट से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप देखना आपके डैशबोर्ड में शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा है एक बार मेल कर देना, वो चेक कर लेंगे। ठीक है सर, कैन आई मीट यू इन योर ऑफिस? यस, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।